ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। अच्छा, हमने ये पोम स्टार्ट करनी थी एंड दैट्स अ सिंधी वुमेन। अच्छा, जो सिंधी वुमेन है इसको किसने लिखा, इससे पहले हम ज़रा इसके टाइटल की तरफ चलते हैं, लाइक द व्हाट द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले ये देखें, आ सिंधी वुमेन। आ जो आर्टिकल है दैट इज़ इंडेफिनिट आर्टिकल, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक आम खातून को जो कि सिंध से बिलोंग करती है। ठीक है, अब हमें एक और भी चीज़ नज़र आएगी, लाइक एक टिपिकल वुमेन है मिडल ईस्ट की, जहाँ पे हमें नज़र आएगा कि एक वुमेन किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी ऑन किए हुए है, और उसकी जो चाल है उसमें हमें कोई भी लग्जिश नज़र नहीं आती। इट्स जस्ट लाइक कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी की हुई हैं, और उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने आपको इतना ज़्यादा काबिल बना दिया है कि अब आपके लिए कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपना जो हेड है वो इरेक्ट किए हुए, लाइक उसको सीधा रख के अपना सर उठा के जी रहे हैं। सो इस तरीके की पॉम है जो कि हम स्टडी करने जा रहे हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि इसके पोइट कौन है। जो इसके पॉइंट हैं वो जैन स्टॉलवर्दी हैं। सबसे पहले मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड अ पॉइंट, आपने एक चीज़ जो है वो नोटिस करनी है कि भाई ये जो पॉइंट है वो कब पैदा हुआ है, कब उसकी डेट ऑफ बर्थ है और कब उसकी डेट ऑफ डेथ है। उसके अंदर इवेंट्स जो आएंगे वही चीज़ें उसकी थीम बनकर उसकी राइटिंग में आएंगी। सो इट टोटली डिपेंड्स कि वो किस तरीके से जो है अपनी राइटिंग के अंदर उस इन्फ्लुएंस को एलैबोरेट कर रहा है। ठीक है, सो अगर हम देखें तो ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, यानी 1935 का, एंड ओके, जो हमारे पास 1935 का टाइम पीरियड है, इसके अंदर हमें 1930s का डिप्रेशन डेज भी नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा हमें वर्ल्ड वार 2 और 1 का, मतलब वर्ल्ड वार 1 के बाद वाला इरा, और वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 कब हुई थी? 1914 से 1918 में। ठीक है, उसके अलावा अगर वर्ल्ड वार 2 देखें, सो वर्ल्ड वार 2 या 1939 टू 1945। ठीक है, सो ये वर्ल्ड वार के इम्पैक्ट है, वर्ल्ड वार 2 के होने वाली है 39 में, एंड इट्स गोइंग टू बी लास्ट एट 1945। उसके अलावा हमें एक और भी चीज़ नज़र आ रही है, लाइक ही इज़ वेरी काइंड ऑफ रियलिस्टिकल पॉइंट, क्योंकि इसने जो टॉपिक सिलेक्ट किया ना, आ सिंधी वुमेन, ये कोई वो वुमेन नहीं है जो किसी एलीट क्लास से बिलोंग करती है। ये टिपिकल एक मिडिल क्लास से भी नीचे वाली औरत है। ठीक है, हमें पता है ना रैंक्स होते हैं, अपर लोअर लोअर मिडल, तो ये 7th जो है ना किस्म के आपको नज़र आती हैं कि सोशल स्टेटस कितने हैं। तो अब जो ये वाली वुमेन है, ये बेसिकली ऐसी वुमेन है कि जो हमें नज़र आता है पॉवर्टी से घिरी पड़ी है। ठीक है, गुर्बत का शिकार है, बट स्टिल शी इज़ वेरी डिटर्मिनेड अबाउट हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सही है, वो कैसे नज़र आएगा? जब हम लोगों ने इस पॉम को पढ़ना है, देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि किस तरीके से जो पोइट है वो अपनी सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स करता है, और किस तरीके से पॉम के अंदर वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम इसको देख लें कि ये कौन है। ही इज़ बेसिकली ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक एंड पोइट। सो ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक भी और पोइट भी है, लाइक ये क्रिटिसिज्म भी कर रहा है बिकॉज ही इज क्रिटिकली एवेल्युएट द डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज ऑफ लाइफ। उसके अलावा ये शायर भी है, वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पॉम। सो जाहिर सी बात है भाई, जिसने पॉम लिखी है वो एक पोइट है। उसके अलावा इसने इस जो पर्टिकुलर हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंधी वुमेन के अंदर, ये बता रहा है इसमें कि वर्क कीप्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग। लाइक अगर आप अपना वर्क करते रहते हो तो ये आपको स्ट्रॉन्ग रखता है, मजबूत रखता है। ठीक है, यानी कुछ लोग होते हैं ना वो स्लगिश टाइप होते हैं, लेजी काइंड ऑफ अ पर्सन, तो वो क्या होते हैं कि वो अपने काम को छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से होता क्या है कि वो अपनी ज़िंदगी में भी बहुत पीछे रह जाते हैं। बट इसके बिल्कुल इसके ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनके पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बट स्टिल वो इतने डिटर्मिनेट, इतने फर्म आपको नज़र आते हैं। उनका एटीट्यूड ऑफ टूवर्ड्स लाइफ आपको इस तरीके से नज़र आता है कि आप कहते हैं कि ये शख्स बहुत ज़्यादा ही कुछ जो है ना अपनी ज़िंदगी के साथ मुतमईन है। वो एक्चुअली होता क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको क्या बनाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा पॉलिश कर देती हैं। सो ये चीज़ जो हमें चीज़ नज़र आएगी इस पॉम में भी नज़र आएगी। उसके अलावा इस पॉम के अंदर उसने पोर्ट्रे किया रियलिस्टिकली द स्लम्स ऑफ कराची। अब हमें पता है ना
कि जो कच्ची आबादी है कराची की, तो अगर आप थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया पे कराची के चले जाएं तो वहाँ पे आपको नज़र आएंगे स्लम्स वगैरह, कच्ची आबादियाँ नज़र आएंगी, एक्सक्रीमेंट नज़र आएगी, गार्बेज नज़र आएगा, कूड़ा क्रिकेट नज़र आएगा, रबिश नज़र आएगा। सो वो सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के जा रहे स्नैरियोज जो इसने पिक्चर पॉम के अंदर डिपिक्ट किए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं पुअर क्लास को, पॉवर्टी को। उसके अलावा बताते हैं कि अभी चीज़ें जो हैं वो क्या है, अंडर डेवलपमेंट है, यानी अभी वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं गई। अभी जो चीज़ें हैं वो क्या है कि पसमंदा इलाकों की तरफ हैं, और ऐसी कंट्री के बारे में बात, ऐसे इलाके के पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है जिसने अभी तक जहाँ पे तरक्की नहीं हुई। उसके अलावा इसने अप्रिशिएट किया विमेन वॉक्स विद द डेलिकेसी, मतलब जो विमेन है ना उसमें आपको हमेशा डेलिकेट चीज़ नज़र आएगी, नज़ाकत नज़र आएगी। आपको नज़र आएगा कि इवन दो वो लड़की जो है वो किस तरीके से एक नज़ाकत के साथ चल रही है, उसकी ग्रेस है उसकी, और वो इस तरह की ग्रेस है कि कोई लग्जिश नहीं है, देयर इज़ नो रिपल इन हर वॉक, कोई उसकी जो चाल है उसमें आपको लग्जिश नज़र नहीं आएगी। और इसको अगर आप समझें तो इस तरीके से है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ देखते हैं, उसके बावजूद आप लड़खड़ाते नहीं हैं, यू नेवर एवर गिव अप, आप गिव अप नहीं करते, आप अपनी पोजीशन के ऊपर डिटर्मिनेंट रहते हैं। सो दैट्स हाउ आपकी लाइफ आपको मजबूत करती है। तो इसी तरीके से पर्टिकुलरली उसने जेंडराइज कर दिया है कि विमेन की बात की है कि ऐसी विमेन जिसने बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, बट स्टिल उसका जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका जो स्टोन जार उसने ऊपर रखा हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, वो इस चीज़ के बाइस नहीं बना के वो जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाए। ठीक है, अच्छा, तो अब हम ये इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड द पोम एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थीम्स एंड ऑल दैट। ओके, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ये सबसे पहला स्टेंजा जो है बेयर फुट। अच्छा, अब मेरी ये बात सुने, अगर किसी के पाँव नंगे हैं, व्हाट इट रिप्रेजेंट। अब ये क्वेश्चन है कि अगर किसी के पाँव नंगे हैं और वह चल रहा है, सो ये रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की है। मैंने आपको हमेशा बच्चों ये बताया है कि जब भी आपने क्या नाम है कोई भी पोम, कोई भी राइटिंग, कुछ भी पढ़ना है तो आपने वर्ड चॉइस को बहुत ज़्यादा गौर से देखना है, क्योंकि वर्ड चॉइस आपको बताएगी कि पोम के अंदर कितनी चीज़ें जो हैं वो रिवेल हो रही हैं। ठीक है, कितनी चीज़ें जो हैं वो आपको रिवील होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसने कहा बेयर फुट। अब बेयर फुट का मतलब होता है कि नंगे पाँव। अब नंगे पाँव किसके होते हैं, अमीरों के नंगे पाँव होंगे नहीं। ठीक है, ये किसके होंगे, ये गरीबों के होंगे। इट रिप्रेजेंट पॉवर्टी, ये गुर्बत आपको दिखाती है। ठीक है, इसमें आपको गुर्बत नज़र आती है, इसमें आपको चीज़ नज़र आती है कि अभी ये जो इलाके हैं ये क्या हैं, ये आपको अंडर डेवलपमेंट है, अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं टोटली, और ये सारे बैकवर्ड रीजन के बारे में बात करें। अच्छा, वो क्या कह रही है कि नंगे पाँव किस में से, थ्रो द बाजार, बाजार में से, यानी जो लड़की है ना वो बाजार में से नंगे पाँव चलती है। ठीक है, एंड देन एंड विद द सेम अनडुलेंट ग्रेस, और उन्हीं लहरों जैसी दिलकशी के साथ। अनडुलेंट क्या है, अनडुलेंट का मतलब होता है वेव लाइक मोशन, ऐसी हरकत जो किसकी तरह हो, एक वेव की तरह हो। तो उसकी जो मोशन है ना वो किस तरीके से है, लहरों की तरह है। अब लहरों की तरह कैसे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई विमेन जब चलती है, और मे भी आपने कोई फिल्म्स वगैरह देखी हैं उसमें नज़र आता है कि एक विमेन जब चल रही होती है ना तो उसकी जो चाल होती है उसमें एक लग्जिश होती है, एक लहर नुमा सी चाल होती है। अब तसव्वुर कर लें कि इसकी भी इसी तरीके से है कि ये चल रही है, उसमें कोई लग्जिश नहीं है, और ऐसे जैसे कोई वेव लाइक मोशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे वेव लाइक मोशन जैसे आ रही है, यूं यूं करके आ रही है। ठीक है, सो ये वेव लाइक मोशन है। ठीक है, उसके अलावा फिर वो क्या कहता है, वो कहता है कि एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, जो ये दुपट्टा उसके चेहरे से पीछे उड़ता है। व्हाट डज दैट मीन, कि मीन्स कि उसने अपने मुंह पर एक दुपट्टा भी ओढ़े रखा है, घूंघट टाइप ना उसने ओढ़े रखा है। अब सिंधी सकाफत को आपने अपने जहन में रखना है कि मुंह पे उसके दुपट्टा है, और जैसे ही दुपट्टा हवा की वजह से उसके मुंह से पीछे उठता है, शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार, वो नफासत से चलती है पत्थर का घड़ा उठाए हुए। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो आपकी नफासत से चलना है, लाइक इवन दो शी वॉज कैरिंग अ स्टोन जार ओवर हर हेड, लेकिन स्टिल उसकी कोई भी लग्जिश नहीं आती उसकी चाल में। सो ग्लाइड्स का क्या मतलब होता है, मूव अलोंग स्मूथली, यानी कोई भी उसकी चाल में लग्जिश नहीं है। और स्टोन, अब मैंने आपको एक बात बताई है कि ईच वर्ड रिप्रेजेंट समथिंग डीप, फिगरेटिव मीनिंग की तरफ आपने जाना है। स्टोन जार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ठीक है, अच्छा, कोई लग्जिश ना आना चाल में, इट रिप्रेजेंट कि वो अपने उसके अंदर बहुत फर्म डिटर्मिनेशन है, उसके अलावा उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा
जो है वो अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैरी किया हुआ है और वो किसी पे रिलाई नहीं करती और इरेक्टली जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। हाई ऑन हर हेड यानी ऊंचा उठाए हुए अपने सर पर। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उतने ही ज़्यादा आप जो हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यानी आपकी इनर पावर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। वाई? क्योंकि आपने सीखा होगा इंडिपेंडेंस, आपने आज़ादी सीखी है और अपने आप खुद पे डिपेंड करना सीखा। तो जब खुद पे आपने डिपेंड करना सीखा है तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर एक अलग ही किस्म का चार्म होगा। सिमिलरली हमें ये जो लड़की है उसके अंदर भी यही चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो है इसकी लग्जिश नहीं है कोई चाल में, इसकी पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग है। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही एहसन तरीके से उठाया हुआ है और उसका सर जो है, सर का सीधा होना, व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब है कि जिस सर के ऊपर जिसके ऊपर उसने एक बहुत बड़ा स्टोन उठाया हुआ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके शोल्डर्स पर है, उन्होंने उसकी पर्सनालिटी को शेक नहीं किया। उसने उसकी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब वो माशरे में अपना किरदार पॉजिटिवली उठाने को तैयार है और उसे किस चीज़ का भी डर नहीं है। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड यानी उसकी चाल में कोई भी बेकायदगी नहीं है, कोई लग्जिश नहीं है, उसे किसी चीज़ का नो रिपल, किस चीज़ को बता रहा है कि एक तो ग्रेस है, ऊपर से किसी नो फियर, कोई डर नहीं है और उसके अलावा शी नोज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानती है, उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसा तरीके से उठाना जानती है, ठीक है। तो इन वेरी फर्स्ट स्टैंजा वी टॉक अबाउट कि एक लड़की है जो कि सिंधी वुमेन है और वो क्या करती है, उसकी कोई भी चाल में हमें लग्जिश नज़र नहीं आती। उसका दुपट्टा उसके मुंह पे होना हया को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेस को, पर्सनालिटी को। उसकी चाल में कोई लग्जिश ना आना बताता है कि वो कितनी फर्म उसका एटीट्यूड है, वो कितनी पॉजिटिव है अपनी लाइफ को लेकर, कितनी रिस्पॉन्सिबल है, कितनी हार्ड वर्किंग है। और हार्ड वर्किंग आपको पता है कि हमेशा पे ऑफ, ठीक है, हमेशा वो क्या होती है, पेज ऑफ, वो आपको इसका बदला देती है, पॉजिटिव बदला देती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें यहाँ से थीम मिल गया, हमें यहाँ से हार्ड वर्किंग का थीम मिल गया, यहाँ पे हमें इरेक्टनेस मिल गई इन द फॉर्म ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। सो हमें और क्या थीम मिला यहाँ से, हमें मिला कि हार्ड वर्किंग ऑलवेज पेज ऑफ और वो आपकी पर्सनैलिटी को चार्मिंग बनाती है। यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवर योर शोल्डर्स, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें पता चली इन द सेकेंड स्टेप। अब एक और चीज़ देखें, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 लाइन्स पर मुश्तमिल है। दैट मीन्स इट्स सेस्टेट्स। सेस्टेट क्या होता है कि जो 6 लाइनों पे एक स्टेंजा मुश्तमिल होता है। तो ये 2 सेस्टेट्स हैं, तो ये 2 स्टेंजाज हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेंजाज आ रहे हैं और जो 6 लाइनों के हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर विजुअल इमेजरी भी नज़र आ रही है। और विजुअल इमेजरी क्या होती है, मैंने आपको बताया ना, इमेजरी किससे निकला है, वर्ड इमेज से। व्हाट डज दैट मीन? क्या आपके दिमाग में एक इमेज बनता है, आप जब किसी चीज़ को, चाहे वो रीड करो, चाहे आप रीड करते हुए आपको महसूस हो रहा है कि कोई फीलिंग्स हैं, चाहे वो इधर आपके किसी भी सेंस से रिलेट हो, आपके स्मेल से, आपके टच से, आपकी और क्या होती है, हाँ, आपके टच से, आपके टेस्ट से, आपकी हेयरिंग से, आपके विजन से। तो ये 5 टाइप्स ऑफ इमेजरी होती हैं, गोस्टेटरी, विजुअल, टेक्टाइल, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी। तो इसके अंदर हमें जो चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है वो विजुअल इमेजरी है। जैसे कि बाज़ार हो गया, विजुअल इमेजरी हम पढ़ रहे हैं तो बीइंग अ रीडर हमें समझ आ रही है कि भाई एक बाज़ार है, हम अपने दिमाग में एक पिक्चर हमने क्रिएट की। फिर हमें नज़र आ रहा है कि जी उसका जो एज द क्लॉथ ब्लॉन्स क्या था, हाँ जी, एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, कि जैसे ही वो पीछे हटता है तो अगेन हमें चीज़ नज़र आई कि हम उस सारी चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर स्टोन जार, ये भी हमें पता चल गया कि भाई ये स्टोन, पत्थर का जार उसने अपने सर पर उठाया हुआ है। सो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट कि ये जो चीज़ है ये किस चीज़ की निशानदेही कर रही है, ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि हमें कोई विजुअल इमेजरी हमारे जहन में एक तख्लीक हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आपको राइमिंग स्कीम भी साथ साथ ही बता दें कि राइमिंग स्कीम, मैंने आपको बताया कि जब राइमिंग वर्ड्स एक स्कीम बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट एसोसिएट कर देते हैं। तो ये देखें, बाज़ार है, ये एक हमें साउंड दे रहा है ए की, ठीक है। फिर ग्रेस, यहाँ पर साउंड जो है वो चेंज हो गया तो हमने इसे बी का नाम दे दिया। फिर फेस,
फिर फेस क्या है कि अगेन बी, ग्रेस और फेस आपस में राइमिंग वर्ड्स है ना, तो फिर ग्रेस और फेस बी हो जाएगा, ठीक है। फिर जार, बाजार और जार, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो राइमिंग वर्ड्स हैं, तो ए इधर भी है तो ए इधर भी आ जाएगा। फिर हेड और ट्रेड, तो ये दोनों आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं, तो ये सी आ जाएगी। तो इट मीन्स के पहले स्टेंजा में जो राइमिंग स्कीम बन रही है वो ए बी बी ए सी बन रही है, ठीक है। सो उसके अलावा फिर अगर हम सेकंड स्टेंजा के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, एक मिनट, ओके यस, तो अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, यानी उसे तन कर बगैर झुके सीधे गुजरते देख कर। अब किस चीज को, लाइक वो किसी को भी ना इधर देख रही है ना उधर देख रही है, तो अगेन हमें ये चीज नजर आ रही है, फॉर्म डिटर्मिनेशन प्लस फोकस, उसकी जो लाइफ का पर्पस है उसमें फोकस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। फिर स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट्स एंड क्रम्स, पत्थरों, कूड़ा, किटकिट, फुजला और टूटे हुए, क्या चीज़ टूटे हुए, अब ये वाली चीज़ ना इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ऑफ ग्लास, शीशे के टुकड़े, इन द कराची स्लम्स, कराची की कच्ची आबादियों में, यानी जो कराची की कच्ची आबादियां हैं उसके अंदर पड़े हुए हैं, पत्थर भी पड़े हुए हैं, कूड़ा क्रिकेट भी पड़े हुए हैं, उसमें शीशे के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे वो भी पड़े हुए हैं उनकी कच्ची आबादियों में। ये जैसे हमारे इधर नहीं होता जो हम क्या कहते हैं, रूढ़ी कहते हैं, उसके ऊपर आपको नजर आएगा कि डिफरेंट किस्म के गार्बेजेस पड़े रहते हैं, स्टोन पत्थर आपको नजर आ रहे होते हैं, मतलब ग्लासेस टूटे हुए पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अगेन इट रिप्रेजेंटेशन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, पॉवर्टी की रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा आपको बैकवर्ड एरिया नज़र आ रहा है, उसके अलावा आपको विजुअल इमेजरी भी आपको यहाँ पर बहुत हद तक नज़र आ रही है, बल्कि बहुत सारी ही नज़र आ रही है कि यहाँ पे विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल हुआ हुआ है। फिर आए, फिर पॉइंट कह रहा है आए, यहाँ पर वो अपनी ही थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं विद माई स्टूप, यानी मैंने अपने झुके हुए जिस्म को देखा, रिफ्लेक्ट, सोचा, यानी अपने झुके हुए जिस्म के साथ मैंने ये सोचा। ये स्टूप है डबल ओ पी वाला, ठीक है, स्टॉप नहीं, रुकना वाला नहीं है, यानी स्टॉप जो रुकने वाले उसमें सिंगल एक ही ओ आता है, लेकिन ये डबल ओ है, दैट मीन्स ये झुकने वाला स्टॉप है, ठीक है। ओके तो कहता है कि मैं अपने झुके हुए जिस्म से ये मैंने क्या सोचा, लाइक उसके साथ मैंने सोचा, दिस स्टैंड मोर स्ट्रेट, यानी वो लोग हमेशा तन कर खड़े रहते हैं, तन के मीन्स के सीधे खड़े रहते हैं, हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जो बोझ के नीचे चलना सीख लेते हैं। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि वो लोग जो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि अपने एक सोने के चम्मच के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि वो खुद सेल्फ मेड होते हैं, खुद अपने आप की सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो ज़्यादा स्ट्रेट चलते हैं। अगेन यहाँ पर हमें एक रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि आप लोग, वो बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है वो कभी भी डगमगाता नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। फिर हमें नज़र आ रहा है कि पॉवर्टी का थीम नज़र आ रहा है, उसके अलावा हमें क्या नज़र आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का थीम नज़र आ रहा है, हार्ड वर्किंग का थीम नज़र आ रहा है, रिवॉर्ड का नज़र आ रहा है। रिवॉर्ड कैसे देती है ज़िंदगी? रिवॉर्ड ऐसे देती है कि जब आप खुद अपने बलबूते पे खड़े होना सीखते हो तो ज़िंदगी आपको एक अच्छी पर्सनालिटी अता करती है, एंड यू पीपल लाइक आपको ये चीज़ समझ आती है, लाइक हु यू आर, आप कौन है, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड हाउ गोना यू मेक योर लाइफ, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बनाओगे। तो यहाँ पर हमें ये थीम्स नज़र आ रही हैं। अंडर अवे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके यहाँ पर एक लेसन भी मिल रहा है कि वो लोग जो वो लोग ज़्यादा सीधे खड़े होते हैं जो एक बोझ के नीचे चलना जानते हैं। मीन्स के जो रिस्पॉन्सिबल, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उतने ज़्यादा आप लोग चीज़ों को सीखोगे, जितने ज़्यादा आप स्लगिश और लेज़ी और इररिस्पॉन्सिबल होंगे उतनी ज़्यादा आपको ज़िंदगी जो है वो क्या करेगी, वो आपको डिट्रैक्ट कर देगी, आपकी गोल से हटा देगी, बल्कि गोल होगा ही नहीं। गोल तभी होता है, इंसान तभी वर्क करता है जब उसका गोल हो, और वो लोग जो अपने गोल पर फुल फोकस रखते हैं वो अपनी मकाम पर भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर इलिट्रेशन भी यूज हुई हुई है। पहले चलो हम फटाफट से क्या करेंगे, हम फटाफट से पहले करेंगे जी अपनी राइमिंग स्कीम। ओके अच्छा, यहाँ पे इरेक्ट है, क्रम्स है, स्लम्स है, रिफ्लेक्ट है। ओके आप बताएंगे क्या इरेक्ट हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। क्रम्स, क्या इरेक्ट से क्रम्स मिलता है? नो। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बी साउंड कह देंगे। स्लम्स और इरेक्ट मिल रहा है? नो। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। रिफ्लेक्ट और इरेक्ट, हाँ जी बिल्कुल ये मिल रहा है, तो इरेक्ट और रिफ्लेक्ट ए हो जाएगा। स्ट्रेट, क्या पिछला मिल रहा है?
नो, तो ये क्या हो जाएगा डी, एंड वेट तो से डी डी, ठीक है। सो इट मीन्स कि हमने अकॉर्डिंग टू द साउंड्स अपने जो राइमिंग स्कीम है उसको हमने ऑप्ट करना है, लाइक हम उसको चूज करेंगे, हम उसको बनाएंगे, ठीक है। सो ये हमारी हो गई। उसके अलावा अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था विजुअल इमेजरी है ना, तो वो विजुअल इमेजरी यूज हो रही है, गार्बेज, स्टोन्स, एक्सक्रीमेंट्स एंड क्रम्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और चीज़ें क्या आ गई हैं, हाँ जी, एक तो चीज़ मैंने आपको बतानी है वो है जी एलिट्रेशन, ठीक है। ये मैंने आपको क्लास में मेरे ख्याल से रेपिटेडली कई दफ़ा बताया हुआ है, आई होप सो वो स्टूडेंट्स को पता है। एलिट्रेशन क्या है कि एलिट्रेशन वो होती है जब हमारे दो वर्ड्स जो हैं उनका पहला पहला लेटर क्या हो, वो कॉन्सोनेंट हो और वो सेम साउंड करे, कॉन्सोनेंट हो और वो सेम साउंड करे, उसको हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि वो एलिट्रेशन है। जैसे हम लोगों ने किया था शेल स्टॉप, तो शेल का एस और स्टॉप का एस, तो ये क्या है हमारे पास, ये एलिट्रेशन है। तो यहाँ पर आपको एलिट्रेशन क्या नज़र आ रही है, हाँ जी सोचें, ब्लाउन, ये क्या नाम है, ब्लॉन बैक, ठीक है, दिस इज एलिट्रेशन, वाई, क्योंकि ये बी बी है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है, हाई हेड, ठीक है, एच एच। उसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है, हाँ जी, स्टैंड स्ट्रेट, एस और एस, ठीक है। सो ये आप लोगों की सारी एलिट्रेशन है, ठीक है। इलिट्रेशन ही क्या है ना, एलिट्रेशन, इलिट्रेशन कुछ और है, ठीक है। ये एलिट्रेशन है आपकी लिटरेरी टेक्निक, ओके। सो ये आपके, आई होप सो कि ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, बिकॉज सो सिंपल है। आप अगर इसको एलैबोरेट करें, किसने लिखा है भाई, हमें पता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम। अच्छा, मैंने 10,000 दफ़ा आप लोगों को कहा है कि जो पोम है उसका नेम आपने एक्यूरेट लिखना है, ठीक है। सो आ सिंधी विमेन है तो दा नहीं आप लिख सकते, आप विमेन को WOMAN वाला लिखेंगे, ई वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, उसके बाद रिटन बाय कौन है, वो जेन स्टॉलवर्दी है, तो सेम एक्यूरेट नेम लिखना, तभी आपको ये जो है मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट होता है आपका, अच्छे से याद करें, वो आप लोग लिखेंगे, उसके अंदर आप यही सारी चीज़ें बताएंगे कि द पोएट टॉक्स अबाउट सिंधी वुमेन और वो कैसे चल रही है, वही सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ज़रा थोड़ा सा जो चीज़ें रह गई हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके। थीम क्या है, ठीक है। तो थीम वही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क बताया हुआ है, कितनी ज़्यादा अहमियत है काम की, ठीक है। उसके अलावा उसने क्या बताया है, उसके अलावा हमें उसने बता दिया है, मेरी पेंसिल किधर चली गई है, ओके आई गॉट इट, ओके। सो उसके अलावा उसने हमें बताया है कि वर्क ब्रिंग्स अस टू रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड। ये जो वर्क है, काम है, वो हमें रिस्पेक्ट देता है, रिवॉर्ड देता है और हमें स्ट्रांग रखता है, स्टाउट, ताकतवर बनाता है, हमें क्या बनाता है जी, ताकतवर बनाता है। अब जो औरत है, कैरिंग अ हैवी जार ऑन हर हेड इज अ लेसन टू ऑल मैन काइंड। कैसे मैन काइंड को भाई लेसन मिल गया, इस तरह से मिला है कि ये हमें इस काबिल बनाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, अपने, यानी जैसे ये औरत है, इसने हैवी जार अपने सर पर रखा हुआ है, तो ये हमें एक लेसन दे रही है कि हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही ऐसा तरीके से निभाना है और अपना सर इरेक्ट रखना है, यानी अपना काम, अपना फोकस, अपनी रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, इन चीज़ों को इतना स्ट्रांग रखना है कि हमारी पर्सनैलिटी भी उससे शार्प हो जाए, ठीक है। उसके अलावा पॉलिश्ड हो जाए, ये आप ज़्यादा कहेंगे। उसके बाद उसकी स्टेट फास्टनेस, किसे कहते हैं, साबित कदमी को, ठीक है। ये मैसेज हमें देती है, वी शुड नॉट लूज हार्ट इन द फेस ऑफ वर्डी बर्डन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक it gives us a message, never ever give up, okay। I always teach you that कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं करना, तो यहाँ से भी आपको लेसन मिल गया भाई, गिव अप नहीं करना। we should rather handle all these manfully, we should be ready to keep up our moral in hardship। so ये एक चीज़ है कि इंसान को जब तंगी आती है, मुश्किल आती है, तो इंसान जो होता है हौसला हार लेता है। तो हमें ये विमेन सिखा रही है भाई, हौसला हारना नहीं है, जितना ज़्यादा बोझ होगा उतना ज़्यादा इरेक्ट होगा, जितना ज़्यादा इरेक्ट होगा उतनी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी और रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। द पोएट पे रिच ट्रिब्यूट टू हार्ड वर्क। अब यहाँ पे उसने एक ट्रिब्यूट दिया है हार्ड वर्क को ना, कि उसने इसको यूज़ करके उसने हार्ड वर्क को एक्चुअल में जो है वो ट्रिब्यूट दिया है, ठीक है। ही इज मच इंस्पायर्ड बाय द वीमेन। अच्छा, मैंने आपको कहा है पोएट हमेशा उसके बारे में लिखेगा जिसके बारे में वो क्या होता है कि वो इंस्पायर्ड, अगर इंस्पायर्ड नहीं है तो वो कभी भी नहीं लिखेगा, ठीक है। सो हमेशा पोएट उसके बारे में लिखता है जिस चीज़ से वो इंस्पायर्ड होता है। तो वो इस सिंधी वीमेन को उसने देखा है कच्ची आबादियों में कराची की, और वो उससे इंस्पायर्ड है, उसने उसके ऊपर पूरी की पूरी पोम लिख दी। जैसे द रेन थी, हम लोग होते तो हम रेन पे क्या लिखते,
लेकिन एक जो पॉइंट होता है वो उसकी इमेजिनेशन जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। उसके बाद हमें राइमिंग स्कीम की बात मैंने आपसे कर ली है ऑलरेडी कि हमारे पास जो राइमिंग स्कीम है, किधर गया, ओके, राइमिंग स्कीम है वो क्या है, A B B A A C एंड C D D C F F, ठीक है। सो ये हम इस तरीके से लेकर चलेंगे। हमने क्या देखी है, A A करके दोनों को अलग अलग देखा है, आप उसको नेक्स्ट कंटिन्यू भी कर सकते हो। कैसे, उसको भी मैं आपको बता दूं, ये ना हो कि आप पजल हो जाओ। जैसे अब इसने इधर C क्यों कहा है, क्योंकि ऊपर जो है वो इरेक्ट के CT, अब ऊपर हमने क्या किया था, लाइक हमने जब कहा था A B B और C, ठीक है, और फिर हमने क्या कहा था D D। अब यहाँ पर उसने क्या बात की है, उसने बात की है C D D C F F, यानी उसी चीज को नेक्स्ट लेकर चला है वो। C यहाँ पर क्या है, इरेक्ट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास, आप इसको अलग अलग ही करोगे क्यों, क्योंकि आपके पेपर में अलग अलग आती है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया है अभी अभी, उसके अंदर आप वही लेकर चलोगे। इसको ऐसे कर दो कि कहाँ गया, ओके, आप इसको ऐसे करोगे कि इधर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिखोगे। लेट मी टेल यू, इसको रेज कर देते हैं, ओके, वापस आ जाते हैं, ओके ओके। जो अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो आप करोगे काम। क्या मैंने बताया था आपको, यस। सो आप ये देखो इरेक्ट A, सो यहाँ पर आपका इरेक्ट A आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका ये क्या आएगा, B, स्लम क्या आएगा, स्लम्स, इरेक्ट, क्रम्स, स्लम्स, ये भी आ जाएगा। रिफ्लेक्ट और इरेक्ट A आ जाएगा। स्ट्रेट एंड वेट, सो ये C आ जाएगा, ठीक हो गया। सो ये आपकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। उसके अलावा ओके, फिर उसके बाद हमारी चीज़ आ जाती है नेक्स्ट वाली, एंड हाँ जी, एलिट्रेशन मैंने आपको बता दी, विजुअल इमेजरी बता दी, रेपिटेशन रह गई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि रेपिटेशन क्या है। कुछ वर्ड्स होते हैं वो पॉम के अंदर ना बड़े रिपीट हो रहे होते हैं, जस्ट लाइक एंड हुआ है हमारी ना पॉम के अंदर रिपीट। सो इसी तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। वो हमने ज़रा वेरीफाई करने कौन, जैसे ये एंड है, ठीक है, एंड है, यहाँ नीचे भी एंड आ गया है। एनाफोरा भी से कहते हैं ना, कुछ अगर फ्रेज हो रही हो ना, कंप्लीट फ्रेज, तो उसे एनाफोरा कह रहे हैं कि ये कंप्लीट फ्रेज ही रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रेपिटेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है एक एंड, और एंड ये रिपीट हो रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एलिट्रेशन हो जाएगी। वी विल कंसीडर एट रिपीटिशन, सॉरी रिपीटिशन हो जाएगी, क्योंकि रिपीट हो रही हैं वर्ड्स। इसी तरीके से और भी वर्ड्स देख लें कि जो रिपीट हो रहे हैं, बस यही यहाँ पे हो रहे हैं एंड और एंड। कोई और भी हो रहा होगा बीच में तो वो भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी बढ़ा लिए हुए, ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट हमारी लिटरेरी डिवाइसेस होगी। सो दैट्स इट, ये हमारा पूरे का पूरा कवर हो चुका है। अगर किसी का कोई भी इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, आपकी बुक का भी मैं फटाफट से आपको बता ही दूँ कि बुक के ऊपर आपके लिखा हुआ है ये जो चीज़ें थी थीम के अंदर वो मैंने तो डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट जो पैराफ्रेजिंग के अंदर वो यही कह रहा है कि वो जैसे चल रही है, उसकी रिदम है, उसकी मूवमेंट के अंदर कोई उसको आपको नज़र नहीं आता कि कोई डगमगाहट नहीं है, ठीक है। बाकी ये मेडिटेट कर रहा है, उसकी बॉडी जो पॉइंट है वो मेडिटेट कर रहा है जो लड़की की बॉडी पर कैसे इट दैट इज़ बेंट बाय टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से जो लास्ट लाइंस हैं जिसमें कहता है आई विद माई स्टूप, यानी मैं अपने झुके हुए जिस्म के साथ। इट मीन्स के पोइट जो है उस टाइम ने उसको झुका दिया है, लाइक वो अब उस बोझ के साथ झुक गया है। लेकिन जो औरत है उसके बरअक्स वो क्या हुई है, वो बोझ से झुकी या नहीं, वो बोझ ने उसे इरेक्ट कर दिया है। तो उसके लिए जो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है वो विमेन है। वाई, बिकॉज क्योंकि उसने उसको देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने उसे झुकाया नहीं है, बल्कि पॉइंट कहता है मैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने जिसको झुका दिया है वो देख रहा है, और उसने सीखा है कि वो लोग जो ज़्यादा बोझ उठाते हैं वो ज़्यादा इरेक्टली मूव कर सकते हैं। सो यहाँ से उसके लिए ये इंस्पायरेशन का बाइस बने। ये चीज़ थी जो मैं भूल गई, अब आपको मैंने बता दी है। बाकी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, हार्डशिप के बारे में, स्ट्रॉन्ग चीज़ों के बारे में। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपके समरी। सो मेन आइडिया आपने देख लेना है जो हमने पॉम का डिस्कस किया। पिक्चर स्लम्स की आपने जब ये पढ़ी है, व्हाट पिक्चर ऑफ द कराची स्लम्स डू वी गेट आफ्टर रीडिंग द पॉम, तो हमें नज़र आ रही है हर जगह क्या है, कूड़ा है, क्रिकेट है, उसके अंदर हमें स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट्स एंड क्रम्स ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम्स, ये नज़र आ रही हैं हमें चीज़ें हैं। हमें पॉवर्टी नज़र आ रही है, तो हमें एक अंडर डिवेल्प्ड यानी अभी वो डिवेल्प नहीं हुई है ऐसी जो है वो एरिया नज़र आ रहा है, रीजन नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो सनशाइन पे बुक वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। आई रिपीट कि